बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एडवाइस ऑनलाइन में मैं हूं आपके साथ, आपकी मेज़बान डॉक्टर फलक कादर। आपको आज बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने जा रही हूं रिगार्डिंग योर जॉइंट्स। आपकी हड्डियों के लिए क्या चीज़ें आपकी अहमियत रखती हैं, और साथ साथ में जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो आपके जॉइंट्स के जो इशू होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल कुछ इस तरह का है। हमारे पाकिस्तान के ख़वातीन जो हैं वो एक्सरसाइजेज़ नहीं करती हैं। ज़्यादातर ख़वातीन को ये इशू इसलिए आता है कि उनकी डेली रूटीन जो होती है वो इस तरह की होती है कि बस घर का हल्का फुल्का काम किया एंड देन वो आराम करना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से जॉइंट्स के इश्यूज़ बड़ी उम्र में लाइक आफ्टर 40 होना शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ साथ जो मेल हजरात उसके भी जॉइंट्स में इश्यूज़ आते हैं। नी पेन हो गया, शोल्डर में पेन हो गया, बैक बोन में पेन हो गया, और आजकल तो एक रिसर्च आई हुई है जिसको हम कहते हैं मोबाइल सिंड्रोम इशू। लाइक आपकी ये यंग लोगों के अंदर भी पाया जाता है कि उनकी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसकी वजह से जो है वो आपके पूरे सर में दर्द होता है, क्योंकि आप झुक कर फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं तो उससे भी बड़े इश्यूज़ होते हैं। सो आज मैंने आज अपने प्रोग्राम में बहुत ही माहिर डॉक्टर को मदहू किया है, जिनसे आज हम पूछेंगे कि आपकी जो बैक बोन है उसको आप किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हड्डियों को किस तरह मजबूत कर सकते हैं, और इसके साथ साथ फ्यूचर में लाइक इन योर ओल्ड एज आप किस तरह इन बीमारियों से बच सकते हैं, यानी जॉइंट्स के प्रॉब्लम से किस तरह बच सकते हैं। आज प्रोग्राम में मेरे साथ डॉक्टर गदनफर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम फलक। सर आपका जो ताल्लुक़ है वो ऑर्थोपेडिक, आप सर्जन भी हैं, इसके साथ साथ जो है वो बहुत सारी नी रिप्लेसमेंट और ये सब कुछ करते हैं, आपकी स्पेशलिटी है। सो मैंने अपने प्रोग्राम की शुरुआत में ये बात कही कि हमारे यहाँ पर जॉइंट्स इशू जो है वो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम एक्सरसाइज नहीं करते। मतलब अगर किसी 100 लोगों में से कोई एक ऐसा होगा जो आपको कहेगा जी कर रहा हूँ मैं एक्सरसाइज, या अगर करते हैं तो एक दिन करते हैं, एक दिन नहीं करते। लाइक बहुत इस तरह के, जब तक आपको कोई बड़ा मसला नहीं होता तो फिजियोथेरेपी तब करवाएंगे या फिर एक्सरसाइज भी तब करते हैं जब वाकई कोई क्रोनिक इशू होना शुरू हो जाता है। सो आप मुझे ज़रा ये बताइएगा, हमारे यहाँ पाकिस्तान में फैक्ट्स एंड फिगर क्या है जॉइंट्स पेन के? कितने लोग जो है वो ये जॉइंट्स पेन की कंप्लेन के साथ आ रहे होते हैं? यंग लोगों के अंदर किस तरह आप डायग्नोज करते हैं? थैंक यू फलक फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे पास कोई ऑथेंटिक मेगा स्टडीज़ जो हमें ये स्टैटिक्स दे कि इतने लोग जॉइंट पेन से अफेक्टेड हैं और इतने लोगों में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। से फॉर एग्जांपल इतने लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस है, इतने लोगों में ऑस्टियोआर्थराइटिस है। कोई मेगा स्टडी हमारे पास नहीं है। वो तो है कि हम रिसर्च तो करते नहीं हैं। हम तो बड़ी बड़ी बीमारियों में, यानी कैंसर और इन बीमारियों में भी हम लोग स्टैटिस्टिकली कभी भी वो नहीं करते कि हमें फैक्ट्स एंड फिगर का पता हो। बट जैसे सर एज बीइंग अ ऑर्थोपेडिक सर्जन, मैं आपको कह रही हूँ कि आपकी ओपीडी में कितना रश? जनरली जनरली स्पीकिंग अगर हम कहें 10 लोग ओपीडी में आ रहे हैं तो 6 लोग ऐसे होंगे जिनको या तो फिर घुटनों की तकलीफ होगी, आर्थराइटिस की, ऑस्टियोआर्थराइटिस की। घुटनों की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि हमारी रीजन में घुटनों की नहीं, स्पेशलिटी अपनी जगह, लेकिन हमारे रीजन में नी का ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा पाया जाता है कंपैरेटिव टू हिप या एल्बोज या शोल्डर। दूसरा प्रॉब्लम ऑस्टियोपोरोसिस और बाकी सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। तो अगर हम ये कहें कि 10 लोग ओपीडी में आते हैं तो 10 लोगों में से 6 लोग या 7 लोग ऐसे होंगे जिनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम होगी। ओह ओके सर, एक्चुअली जैसे कि मेरा प्रोग्राम एडवाइस ऑनलाइन है, तो मैं यहाँ पर हमारी यंग लड़कियाँ जो हैं या यंग लड़के भी हैं, वो आजकल उनका रुझान थोड़ा बाइक्स की तरफ ही हो गया है। थोड़ा बहुत अब लाइफ स्टाइल आपको पता है मॉडिफिकेशन हो गया है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। सो हम अब देखते हैं कि पहले मजदूरी वाला काम भी लोग कर लेते थे, बड़ा मतलब मेहनत मशक्क़त वाला काम भी कर लेते थे। अब थोड़ा बहुत भी बच्चियां, लड़कियां या लड़के काम करते हैं ना तो उनका सांस फूलना शुरू हो जाता है, उनके जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, और यंग लोगों के अंदर नी के इश्यूज़ आना शुरू हो गए हैं, जॉइंट्स के इश्यूज़ आना शुरू हो गए। इसकी क्या वजूहत हैं? फलक, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हम एक्सरसाइज कहते किस चीज़ को है? पहला सवाल ये है। मेरे पास, सॉरी मैं इसलिए ख़वातीन नाराज़ ना हो, लेकिन एक्सरसाइज ये नहीं होती कि घर का काम हो गया, हमने बच्चे देख लिए, हमने ये एक्सरसाइज मीन प्रॉपर एक्सरसाइज। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं जब बाहर गया ट्रेनिंग के लिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ तो जो 60-70 से अबव की भी ख़वातीन हैं, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉक, जॉग
कर रही थी। वो एक अलग बात है कि उनके पास वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, वो सिस्टम्स हैं, हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हैं। वो होती है एक्सरसाइज प्रॉपर। जैसे एक्सरसाइज अगर आप कर लें रूटीनली और अपनी रूटीन में आप ऐड कर लें तो आई कैन रीअश्योर यू कि आपके बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ओह जी, वो हम प्रॉब्लम क्या होती है आपसे, जैसे आपने बैक एक की बात की, हम एक कस्टमाइज मतलब कोई ऐसा काम करते हैं, प्रोलॉन्ग एक ही काम करते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं एक कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ, मैं एक ऑफिस वर्कर हूँ, तो मैं एक सामने कोई चीज़ कंप्यूटर के सामने बैठा रहूँगा 6-8 घंटे मुसलसल, एक स्टैटिक पोजीशन के अंदर ऑन द स्क्रीन, ठीक है। एंड देन आई रियलाइज व्हेन आई गो होम कि मुझे तो आज नेक में पेन हो गया है, मैं काम नहीं कर सक रहा। तो इसी तरह ही चीज़ें होती हैं। प्रोलॉन्ग बाइक पे आप ड्राइव कर रहे हैं, आपको ऐसे अंदाज़ा नहीं है, आप 2 घंटे 3 घंटे मुसलसल ड्राइव कर रहे हैं, तो वो भी आपकी बैक पे इफेक्टिव। एक पोस्चर जो है वो आपकी बैक पर ज़्यादा इफेक्ट। ओके अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल जो आजकल हमारे यहाँ पर इवन ये तो पूरा इंटरनेशनली बहुत रिसर्चेस हो रही हैं कि मोबाइल सिंड्रोम जो कहलाता है, लाइक आपका नेक और आपकी शोल्डर एंड आपका ये फ्रंटल जो एरिया, फ्रंटल लॉब के अंदर बैक सारा ये बड़ा दर्द करता है आप जब फ़ोन को यूज़ कर रहे होते हैं। तो हमें, मैं अपने यहाँ पर जितने भी यंगस्टर्स हैं या हमारे आजकल तो बड़े लोग भी मोबाइलों में बड़ा जो बड़ी उम्र के हैं वो भी बड़ा ज़्यादा यूज़ करना शुरू हो गए। तो मुझे ज़रा बताइएगा सबसे अच्छी पोजीशन क्या है जिसमें आप फ़ोन जब यूज़ कर रहे हों तो आप बच सकें कमर के दर्द से, और किस तरीके से मोबाइल को पकड़ना चाहिए या झुकना चाहिए, किस तरह बच सकते हैं आप? वही मैं अपनी बात रिपीट करूँगा, आपको एक पोजीशन में कॉन्स्टेंटली नहीं बैठना। वही है कि आप 4 घंटे 5 घंटे एक ही पोस्चर रखेंगे तो आपको वो स्ट्रेन हो जाएगा, क्योंकि एक टाइप ऑफ मसल्स आपके यूज़ हो रहे हैं, दूसरे टाइप ऑफ मसल्स आपके वीक हो रहे हैं। तो आपको हम ये, जब भी कोई आता भी है हमारे पास, हम यही कहते हैं कि आप पीरियोडिकली अपना पोस्चर चेंज करें, आप प्रोलॉन्ग सिटिंग ना करें, आप वॉक अराउंड करें। कोई हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है कि क्या इस तरह इतने एंगल पे आप रखें तो आप ठीक रहेंगे, इतने एंगल करेंगे, क्योंकि आप तो ये कर ही नहीं सकते ना रूटीन में। कभी आप कुछ कर रहे होते हैं, आपके फोन हाथ में होता है, कभी आप थी तो मेरा ये वाला मसला जो है शोल्डर पेन का हमेशा ही रहता था। बट अब जो है वो तो मजबूरी थी, पढ़ाई थी, पर आजकल लोग शौक के तौर पर फ़ोन यूज़ करते हैं। इसके बारे में आप ज़रा बताएं हमारे व्यूवर्स को, हमारे बच्चों को कि लॉन्ग टर्म कितना इफ़ेक्ट करता है। बिला वजह जो हम ये एक होता है ना कि हमने फेसबुक को गैर ज़रूरी तौर पर यूज़ कर रहे हैं, हम अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, उसके साथ अपनी आइज़ को, अपने बैक को, अपनी बॉडी के और भी, मतलब जाहिर सी बात है कि जब कंसंट्रेशन वहाँ लग रही है तो आपकी एनर्जी भी वेस्ट हो रही होती है। तो कितना नुकसानदेह ये सब कुछ। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। या ठीक है, अब आप नुकसान तो बिल्कुल वाज़ेह है एक चीज़ का। और अभी अगर हम इसकी बात करें तो अभी रिसेंटली जो पोस्ट कोविड से फॉर एग्जांपल आपकी एक्टिविटी, बाहर की सोशल एक्टिविटी इतना रिस्ट्रिक्ट हो गई, सारी एक्टिविटीज़ आपकी सेल फोन पे आ गई। जो लोग यूज टू नहीं थे उन चीज़ों के, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप या व्हाटएवर, तो वो लोग भी इस चीज़ पर आ गए। तो अब तो आपको बाहर इतना फैसिलिटेट कर दिया गया एक तरह से। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अब इतनी फैसिलिटी हो गई है कि आपको कोई बिल पे करना है, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द फोन एंड यू हैव पेड द बिल्स। तो ये चीज़ है। और शॉपिंग सारी आपके मोबाइल फ़ोन पर आ गई है, आपकी फीसेस जो भी आप पे करते हैं वो ऑनलाइन हो, क्लासेस ऑनलाइन हो गई हैं। सबसे बड़ी बात, बच्चे, वही आपसे बात की ना, बच्चे ज़्यादा इसके यूज टू हो गए हैं कि फ़ोन का कि किस तरह करना है। मोबाइल के बगैर जो है ना ज़िंदगी ऐसा लगता है कि अधूरी सी हो गई है। बट मैं आपको ये बताती चलूँ अपने व्यूवर्स को, सबको, कि प्लीज़ काइंडली आप लोग अगर फ़ोन यूज़ करते हैं, आई नो दैट कि आप क्लासेस भी जो है वो मोबाइल फ़ोन पर आ गई हैं आपकी, और बाकी सब चीज़ें भी, जो बिल्स हैं, शॉपिंग्स हैं, आपकी और भी एक्टिविटीज़ हैं, वो तकरीबन सारी स्विच हो गई हैं मोबाइल फ़ोन के ऊपर। बट अपना पोस्चर जो है, यानी कि जो आपके बैठने का तरीका है, उसको आप थोड़ा वेरिएशंस में लाएं। लाइक अगर आप 1 घंटे के लिए बैठे हुए हैं और कंटिन्यूसली अगर आपकी कोई क्लास चल रही है और आप झुक कर बैठे हुए हैं, तो आप पोस्चर को चेंज करें। उसके बाद कोई और पोस्चर ले आए। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कंटिन्यूसली एक ही पोजीशन में बैठने की वजह से भी आपको बैक एक हो सकता है, आपके सर में दर्द हो सकता है, उसके अलावा आइज़ में जो है वो रेडिएशंस जाने की वजह से माइंड में आपको जो है वो फिर थोड़ा स्ट्रेस होता है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो थोड़ा बहुत आपको
ये जो लॉन्ग टर्म में होने वाले नुकसानात है उससे बचा रही होती हैं। साथ साथ में आप डाइट को अच्छा रखें, आपकी डाइट भी इसमें बड़ा रोल अदा कर रही होती है। एक विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जब डेफिशिएंट होती हैं तो मसल्स पेन भी शुरू हो जाता है और फिर हमें रीज़न पता नहीं चलता कि ये दर्द कहाँ से आ रहा है। सो इसमें हम मज़ीद बात करेंगे विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सो आप हमें देखते रहिए एडवाइस ऑनलाइन विद फलक कादिर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से सब चीज़ें अब ऑनलाइन हो गई हैं, एजुकेशन ऑनलाइन हो गई है, आपकी शॉपिंग भी ऑनलाइन हो गई है। सो उसकी वजह से आपके पोस्चर की वजह से आपकी बैक एक बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों, एल्डर हों, सबको मसला जो आ रहा है वो आजकल बैक एक का आ रहा है, यानी रीढ़ की हड्डी का बड़ा मसला आ रहा है। उसके साथ साथ जो है वो हमारे जो बुज़ुर्ग हजरात होते हैं उनको नी रिप्लेसमेंट और नी का जो है वो बहुत इशू आता है। उसकी वजूहत भी डॉक्टर साहब से आप जानेंगे, हमारे साथ माहिर डॉक्टर भी मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि किस तरीके से हम अपने नी को बचा सकते हैं, ओवर यूज़ से बचा सकते हैं, या क्यों हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर या फिर एशियन रीजन के अंदर ही ये नी रिप्लेसमेंट वाला इशू आता है। जबकि आप अगर डेवलप कंट्रीज़ के अंदर देखें तो जो बड़ी एज के मर्द हज़रात होते हैं या बड़ी औरतें भी होती हैं तो वो भी एक्सरसाइजेस कर रही होती हैं, बहुत कम रेशो होता है उनकी नी रिप्लेसमेंट का या फिर हड्डियों के मसलों का। सो डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ पर जो है वो जो जॉइंट्स का इशू है ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट, जैसे आपने भी बताया कि ये बहुत यंग एज में होना शुरू हो जाता है, लाइक 35, 36, फिर बढ़ते 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 ये इतना होता है कि रिप्लेसमेंट पर बात आ जाती है। जबकि और अगर आप डेवलप कंट्रीज़ को देखें तो वहाँ पर ये नहीं होता। क्या वजह है, वजूहत क्या है इसकी? देखें, ऑस्टियोआर्थराइटिस बुनियादी तरह कोई डिज़ीज़ या कोई ऐसी चीज़ जैसे डायबिटीज़ ऐसा नहीं है, एक प्रोसेस है जो मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजर के स्टेज 1 से 4 तक आता है। ठीक है। ज़्यादातर जो चीज़ अफेक्ट करती है इस प्रोसेस पे वो एज है। अच्छा, एज। बाकी चीज़ें जो कि इसमें आती हैं, जो कि एक अपना रोल प्ले करती हैं, वो आपका वेट का ज़्यादा होना, लेक ऑफ एक्सरसाइज, पुअर डाइटरी सप्लीमेंट लाइक विटामिन डी डेफिशिएंसी और इस तरह की चीज़ें, या आपकी हेरिडिटी में हो, अच्छा, कि आपकी फैमिली में रन कर रहा हो तो वो ज़्यादा उसमें इंसिडेंस हो जाता है, और जिस तरह फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है। तो ये चीज़ें एक वो हैं जो कि इसको एग्रेवेट करती हैं या बढ़ावा देती हैं। बेसिक जो रीज़न है वो ये एक डीजनरेटिव चेंज है, यानी पैसेज ऑफ टाइम के साथ जो आपके जोड़ में तब्दीली आती है, जैसे कि आपके बाल सफ़ेद हो गए, झुर्रियाँ पड़ गई, इसी तरह आपकी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो भी अफेक्ट होते हैं। तो ये आप इस तरह समझ लें। अब अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, वो आपके डिफरेंट तरीक़ों से समझाएगा, गैप आ गया है, गैप कम हो गया है, ऑयल ख़त्म हो गया है, या इसमें चिकनाहट ख़त्म हो गई है। देयर नंबर ऑफ वेज टू एक्सप्लेन इट। ओके, देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रीटमेंट एंड सॉल्यूशन। अब चलें, ये तो हो गई बात की तकलीफ, रीजंस की बात की हमने, और अब पेशेंट की शिकायत क्या होगी? आपको बोलेगा जी मुझे दर्द है, पहले कम था, फिर आहिस्ता आहिस्ता इतना हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर मुझे आपसे सवाल करना है, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे क्लोज फ्रेंड्स के पेरेंट्स हैं या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे ये सिर्फ प्रॉब्लम में रहते हैं। उनके माइंड के अंदर सिर्फ एक ही बात होती है कि शुड वी रिप्लेस आवर नीज और नॉट, या हम PRP की तरफ जाएं या फिर हम एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमें जो है वो नी को और डैमेज होने से बचाना है। तो क्या नी रिप्लेसमेंट इज़ द ओनली सोल्यूशन है? देयर इज नो वर्ड लाइक ओनली इन मेडिकल साइंसेस। ओके, ठीक। अब देखिए, कोई भी आप ट्रीटमेंट करते हैं, आया कि वो किसी फिजिशियन के पास जाएं, सर्जन के पास जाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जन का, एक स्टेप लैडर पैटर्न यूज़ होता है। जैसे पहले आपने दवाई दी, आपने एक्टिविटी मॉडिफिकेशंस वगैरह एडवाइस की, एक्सरसाइज एडवाइस की, फिजियोथेरेपी एडवाइस की, ये है पहला स्टेप। आप जो उसके बाद दूसरा स्टेप आपका गया जी, जो आपने इंजेक्शंस की बात की, इस पर अब कंट्रोवर्सी, आई विल कम टू इट। आखिरी जो स्टेप होता है वो होता है नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट या कोई भी जॉइंट रिप्लेसमेंट। वो हो गया आपका एंड स्टेज, क्रोनिक। हम आपको ये चीज़ ऑफर एट द फर्स्ट स्टेज नहीं कर रहे। हम तो ये चाहेंगे कि आप अपने
जितना टाइम निकाल सकें दवाइयों वगैरह से, तो या हो सकता है आपका ये पेन ख़त्म भी हो जाए इन चीज़ों से, जॉइंट सप्लीमेंट से, तो बहुत अच्छी बात है, हमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो टोटल नी रिप्लेसमेंट वुड बी द लास्ट ऑप्शन। एक आखिरी हम कहेंगे कि अगर अच्छा चलना है फिरना है और अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो फिर आप लास्ट में आप टोटल नी की तरफ जाएं। ओके सो अच्छा सॉरी आपकी एक बात दूसरी आप बात हुई पीआरपी की। देखें जो चीज़ें हम करें, मैं एज अ सर्जन ये चाहूँगा कि मेरे पास जो भी पेशेंट आए वो फ़ायदा उठा के जाए, उसे फ़ायदा दूँ। अब कोई ऐसी चीज़ जिसके पास मेरे पास लॉन्ग रन स्टडीज़, मेगा स्टडीज़ ना हो, तो मैं वो अपने पेशेंट को कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, हम ये करते हैं कि कोई पेशेंट अगर हमें अपनी एडवाइस देता है, डॉक्टर साहब मुझे किसी ने बाहर कंट्री से ये एडवाइस किया, मुझे बड़ा फ़ायदा हो गया, वी कैन हैव अ लुक एट इट। हम तो उस पर रिसर्च भी कर सकते हैं, हो सकता है किसी को फ़ायदा हो जाए। मेरा काम किसी को फ़ायदा पहुँचाना है। और पीआरपी मैं उस ग्रुप में जाऊँगा जिसमें पीआरपी मेरी रिकमेंडेशन नहीं होगी। ओके ठीक है। पीआरपी शायद फ़ायदेमंद हो आपकी स्टेज 1 में, स्टेज 2 में, लेकिन जो हमारे पास अक्सर करके लोग आते हैं तो ऑलरेडी स्टेज 3-4 में आते हैं। ओके तो उसमें पीआरपी का कोई ख़ास रोल नहीं है कि आप इतना कॉस्टली नहीं। अगर डॉक्टर साहब ये सवाल मेरा यहाँ पर है कि बहुत सारे आप पेशेंट्स ऐसे देखते होंगे जिनकी नी में मसला है, राइट? अब नी के मसले की वजह से वो चाहते हैं, अब जब डॉक्टर के पास गए, कोई भी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गए, उन्होंने यही सजेशन दिया कि ओनली यू हैव अ सोल्यूशन ऑफ नी रिप्लेसमेंट, ठीक है? तो फिर उनके अंदर ये एंजाइटी होती है कि भाई अगर हमने नी रिप्लेसमेंट करवा लिया तो उसके बाद क्या होगा, यानी ऑपरेशन से तो लोग डरते हैं ना। तो ये ज़रा मैं क्लियर करना चाह रही थी कि क्या क्रॉनिक स्टेज पर, जहाँ पर आप कह रहे थे कि बिल्कुल एंड स्टेज पर हमें नी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, तो वहाँ पर कोई ऐसा हमारे पास सोल्यूशन है कि हम उसके अलावा कुछ और कर सकें? अगर आपको किसी मरीज़ को जो कि बिल्कुल चल फिर नहीं सकता, बेड बाउंड हो गया है, कोई भी मतलब उसकी लाइफ मिजरेबल हो गई है, आप नी रिप्लेसमेंट करें, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक रिजल्ट्स। ओके, 90-95% फैंटास्टिक रिजल्ट्स, एब्सोल्युटली। और अगर आपके तवज्जुह से मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये कहूँगा, आई विल इनवाइट पीपल, अगर आपको क्यूरी है आप मुझसे मिलें, मैं आपको दिखाऊं मरीज़, मैं आपको मरीज़ों से मिलवाऊं, आप मुतमईन हो जाएं एक चीज़ से, उसके बाद आप सर्जरी की तरफ जाएं, वरना ना जाएं। ओके ठीक है, फाइन। सो डॉक्टर साहब यहाँ पे मैं अपने व्यूवर्स को क्लियर करना चाहूँगी कि जिस तरीके से मुझसे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, कोई भी ऑपरेशन करवाने से पहले हिप रिप्लेसमेंट करवाना है या नी रिप्लेसमेंट करवाना है या कुछ भी इस तरह का, तो वो बड़े एंजाइटिक होते हैं, बड़े डिप्रेसिव होते हैं कि शुड वी डू दैट और नॉट डू दैट। सो ये बड़ा हमें इस चीज़ में ख्याल रखना होता है कि आप लोग अगर जाते हैं कोई डॉक्टर के पास तो उसके ऊपर ट्रस्ट करें, लाइक यू हैव टू ट्रस्ट। अगर वो आपको कोई सजेशन दे रहे हैं कि अब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, यू हैव टू रिप्लेस योर नी, तो बेहतर है आप करवा लें। आज नहीं तो कल आपने करवाना होगा, आप तकलीफ भी बर्दाश्त करें, आप अपनी लाइफ को भी आप लिमिटेड कर रहे हो, मतलब आप चढ़ नहीं सकते, सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, आप फंक्शंस में नहीं जा सकते, यू आर डूइंग लिमिटेशन विद योर लाइफ। सो मेरे ख्याल से तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा मशवरा दिया कि अगर आप चाह रहे हो रिप्लेस करवाना तो करवा लें, देयर इज़ नो एनी एडवर्स इफेक्ट। आप कोई इसका देखें, एडवर्स इफेक्ट सर्जरी तो सर्जरी होती है, वो आपकी आंख की सर्जरी हो या पैर के नाखून की सर्जरी हो, सर्जरी होती है, उसमें एनेस्थीसिया भी दिया जाता है, ऑपरेशन भी किया जाता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई ऐसी सर्जरी होगी जिसका कोई एडवर्स इफेक्ट या साइड इफ़ेक्ट हो ही नहीं सकता, हो सकता है, लेकिन आउटकम की हम बात करें तो मैं फिर वही बात रिपीट करूँगा कि इट हैज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक रिजल्ट एंड आउटकम इन गुड हैंड्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो बंदा जो साल में एक नी रिप्लेसमेंट कर रहा है उसके आउटकम वैसे होंगे, जो बंदा रोज़ नी रिप्लेसमेंट कर रहा है उसके रिजल्ट्स वैसे होंगे। इसके अलावा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि आप जब भी अपने लिए कोई डिसीजन लेते हैं तो आप एक डॉक्टर को दिखाया, आप किसी और से भी ओपिनियन ले सकते हैं। जब आपका एक 2-3 ओपिनियन लेने के बाद आपका दिल मुतमईन हो जाए, आप पेशेंट से मिलें, उनसे जिन्होंने करवाई सर्जरी उनसे मिलें, आपके दिल जब मुतमईन हो जाए, आपके दिल में इत्मीनान आ जाए, तो फिर आप सर्जरी की तरफ जाएं।
सही सही सही, बिल्कुल। ये नी रिप्लेसमेंट की तो हमने खैर बात कर ली, और डॉक्टर साहब और आपके तवज्जो से मैं ये भी कहूँगा कि अगर कोई मेरे पास आना चाहता है, आपके पास मेरी डिटेल्स हैं, आप शेयर कर दें, दे कैन कम टू मी एनी टाइम। बिल्कुल। सो इंशाल्लाह डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अगर कोई इस तरह ज़रूरतमंद भी होता है, तो आप तो वेलफेयर उसमें भी काम कर रहे होते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के भी साथ काम कर रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें हम फैसिलिटेट कर सकते हैं बहुत सारे पेशेंट्स को जो नी रिप्लेसमेंट करवाना चाहते हैं। सो मैं इस सवाल का जवाब ढूंढ रही थी कि कोई ऐसा मुझे जवाब मिल जाए कि नी रिप्लेसमेंट की जगह कुछ और हो सकता हो, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे करीबी मतलब रिश्तेदार हैं जो चाहते ही नहीं है कि करवाएं, बट उसका सिंपल सा आंसर आपने बता दिया कि एडवर्स इफेक्ट ही नहीं है तो करवा लेनी चाहिए। भाई क्या प्रॉब्लम है जब कोई इसमें कबाहत नहीं है। अब आ जाते हैं डॉक्टर साहब हार्मोनल डिसबैलेंस के ऊपर थोड़ा, कि विटामिन डी और कैल्शियम, ये दो इम्पॉर्टेंट हमारी बॉडी के अंदर विटामिन्स होते हैं, जिसका सिर्फ हड्डियों के लिए इस्तेमाल नहीं है, उसका हार्मोनल डिसबैलेंस होने के लिए, मूड में इरिटेबिलिटी होना, चिड़चिड़ापन होना, या फिर डाइजेशन में इशू होना, इम्यूनिटी का कॉम्प्रोमाइज़ होना, ये सब जो है विटामिन डी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। और यहाँ हमारे यहाँ के लोगों के अंदर एक तो जो लाइफ हमारी हमने कर दी है ऐसी कि जंक फूड्स की तरफ हम ज़्यादा चले गए हैं, फिर इसके अलावा हम और भी ऐसी चीज़ें खाते हैं जो हमारे लिए बड़े नुकसानदेह होते हैं, हमारे विटामिन डी की डाइजेशन को भी बड़ा प्रॉब्लमेटिक करते हैं। तो ज़रा ये बताइएगा कौन सी ऐसी डाइट्स हैं जो विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम करती हैं, और दूसरा ये होता है कि हमें कितने अमाउंट में विटामिन डी लेना ज़रूरी है डेली रूटीन के अंदर। मिल्क हम जो पी रहे होते हैं, क्या उससे सफिशेंट अमाउंट में विटामिन डी मिल जाता है? कौन कौन सी ऐसी डाइट्स हैं जो अगर हम वेजीज कहें या फिर हम फ्रूट्स कहें, कुछ भी जिसमें विटामिन डी हाई अमाउंट में पाया जाता है? फलक, पहली चीज़ तो ये है कि हमें जो प्रोसेस्ड फूड की जो लाइफ है, जो हमारा लाइफस्टाइल है प्रोसेस्ड फूड का, उससे निकलना होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी आप चीज़, जैसे मिल्क है, जो आपने सवाल किया किस किस चीज़ में, मिल्क है, डेयरी प्रोडक्ट है, आपका योगर्ट है, आपकी मीट है, एग है, तो एक लंबी लिस्ट फहरिस्त है जिसमें आपको विटामिन डी, कैल्शियम मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। बैलेंस डाइट, ठीक है, वो आपका इस्तेमाल होना चाहिए। अब ये कहना पर्टिकुलरली कि आप सुबह में ये लें, दोपहर में ये लें, that would be very, लेकिन आप बैलेंस डाइट लें, प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करें, दूध दही का इस्तेमाल करें, तो मेरा ख्याल है कि आपकी रूटीन की जो रिक्वायरमेंट है, जो प्रोसेस है, वो अच्छा डॉक्टर साहब, एब्जॉर्प्शन में कब मसला आता है विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन का? क्योंकि मैं भी एक टाइम आया था, आई हैड अ इशू विद विटामिन डी, लाइक मेरी बॉडी के अंदर विटामिन डी बहुत कम था और मैं सप्लीमेंट्स भी ले रही थी। तो उस वक्त जो है मुझे बहुत सारे डॉक्टर्स ने कहा कि आप उस टाइम पर सप्लीमेंट लिया करें जिस वक्त आप कुछ और ना ले रही हो, तो इसकी एब्जॉर्प्शन में बड़े मसले होते हैं विटामिन डी। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, पर एक ब्रेक की जाने चलते देखते रहिए एडवाइस ऑनलाइन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात कर रहे थे आपके जोड़ों के दर्द के हवाले से। इनिशिएट हमने किया था छोटे बच्चों से कि बच्चे जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से बड़ा ट्रबल में आ गए हैं कि एक तो उनको वैसे भी मोबाइल फ़ोन यूज़ करने का बच्चों को बड़ा ही शौक़ होता है। छोटे से होते हैं, 6 महीने के होते हैं, तब से अगर वो रो रहे हो उनको मोबाइल हाथ में दे दो तो वो चुप हो जाते हैं। पर अब ट्रबल इसलिए हो गया है कि अब उनकी क्लासेस भी मोबाइल पे होना शुरू हो गई हैं। उसकी वजह से जो है ना पोस्चर का जो प्रॉब्लम है, उसकी वजह से बैक का इशू आता है, जॉइंट्स का पेन आता है, और उसके अलावा जो है हमारे यहाँ पर एल्डर लोगों के अंदर भी जो जोड़ों का दर्द है वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट पाया जाता है। डॉक्टर गजनफर हमारे साथ मौजूद हैं। सो हम डॉक्टर साहब ब्रेक पे जाने से पहले विटामिन डी के बारे में बात कर रहे थे कि विटामिन डी तो चलें हम ले भी लेते हैं। ये कोविड जब से आया ना तो हर कोई डॉक्टर बन गया है। विटामिन और मिनरल्स और ये विटामिन सी, ऐसा लगता है जैसे कोई टॉफ़ियाँ खा रहे हैं लोग। मैं जब भी कभी ये मेडिकल स्टोर पर जाती हूँ तो लोग इस तरह विटामिन के जो सप्लीमेंट्स होते ले रहे होते हैं जैसे कि पता नहीं डॉक्टर्स तो बस ये लोग ही हैं, और वो फार्मासिस्ट होता है उससे बड़ा पूछ रहे होते हैं कि इसमें विटामिन सी भी है, ई भी है। ये बड़ा एक तो प्रॉब्लम है कि हर कोई डॉक्टर बन चुका है कोविड के आने के बाद। और दूसरा जो है वो हमारा, क्योंकि आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं तो आपके लिए विटामिन डी बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। तो हमें बहुत सारे लोग ये बोल रहे होते हैं कि विटामिन डी तो आप ले रहे हैं बट आपकी एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होती है, तो क्या रीजंस क्या है एब्जॉर्प्शन के? विटामिन डी एक, अगर पूरा एक सिस्टम हम साइकिल की बात करें तो इट्स बहुत एक कॉम्प्लेक्स सी एक केमिस्ट्री है उसकी।
विटामिन डी आपकी सनलाइट से भी आती है, विटामिन डी आपके फूड से भी आती है, फिर एक प्रोसेस से गुजरती है, लिवर से गुजरती है, उसमें एक एंजाइमेटिक चेंज आती है, फिर वो किडनी से होते हुए उसमें एक एंजाइमेटिक चेंज आती है, फिर आपके बोन्स में जाती है और वो फिर आपकी बोन्स की स्ट्रेंथनिंग में हेल्प करती है। कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं, से फॉर एग्जांपल टी, जो कि चिलिएटिंग एजेंट्स यानी वो प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी विटामिन डी एब्जॉर्प्शन। एक्सीलेंट, बहुत अच्छी आपने बात कही। अच्छा, मैं आपको यहाँ एक चीज़ बताते चलूँगी कि हम लोग जब हम बहुत सारे लोगों को यानी यंग लड़कियों को भी, मेरे सराउंडिंग में भी फ्रेंड्स को भी विटामिन डी का बड़ा मसला आ रहा होता है, तो वो मुझसे ये सवाल करते हैं कि यार हम तो सप्लीमेंट ले रहे हैं उसके बावजूद भी क्यों कम आ रहा है। तो उसकी वजह यह है कि उसको स्पेसिफिकली लें, जब आप विटामिन डी ले रहे हों तो उसके साथ साथ कॉफ़ी या टी या इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो आपके एब्जॉर्प्शन को थोड़ा रिड्यूस कर देता है। ओके, और डॉक्टर साहब सबसे बेहतरीन वक्त क्या होता है, सुबह के वक्त ले लें या रात के वक्त ले लें? अमूमन हम जैसे हम रूटीन एक टेबलेट फॉर्म में देते हैं तो बीडी यानी सुबह शाम भी दे सकते हैं, वो डोज पे डिपेंड करता है। डिवाइडेड डोज में भी देते हैं, जैसे एक एम्प्यूज आते हैं वो हम ओरल फॉर्म में भी देते हैं, वो आप 2 वीकली भी दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि कितने यूनिट्स है, 1 लाख यूनिट है, 6 लाख यूनिट है, इस तरह हम दे सकते हैं। अच्छा, मीन्स आप वो तो अपने अकॉर्डिंग टू वेट और हाइट उसके हिसाब से आप लोग कर रहे होते हैं, बट बेहतरीन वक्त ये होता है कि आप सुबह के वक्त ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। और हमारी जो धूप होती है इससे भी तो हमें विटामिन डी मिल रहा होता है ना, कि हम धूप अगर अर्ली मॉर्निंग की धूप ठीक है या नहीं, ये लाजमी नहीं है कि अर्ली मॉर्निंग सनलाइट हो। वो तो हम ये भी तो देखना है ना कि आप धूप में, हम कहें आपको धूप में खड़े हो जाएं आधा घंटा, 2 बजे धूप में खड़े हो जाएं और वो स्ट्रोक हो के बेहोश पड़ा है पेशेंट, तो चीज़ें देखनी होती है। तो हम कहते हैं चलें कि ऐसा टाइम हो जो आपके लिए भी कंफर्टेबल हो, आधा घंटा 1 घंटा कोई मसला नहीं, ज़्यादा भी बैठ लिया कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज़ समझने की है कि जो सनलाइट का एक्सपोजर हो वो आपको डायरेक्ट स्किन पे होना चाहिए। अच्छा, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। जब आपकी वो चीज़ ग्लास से आती है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाती है। अगर आपने कपड़े पहने हुए, आप कहें मतलब आई मीन यू आर वेल कवर्ड एंड फिर आप कहें कि सनलाइट, तो वो भी आपके अफेक्ट करती है। आपके कहने का मतलब ये है कि जब आप क्लोथिंग आपकी हुई हुई है तो इट शुड बी डायरेक्टली ऑन योर स्किन। ओके, दैट इज मोर बेनिफिशियल। ओके, तभी तो जो है डेवलप कंट्रीज में लोग सन बाथ लेते हैं, तो वो एक प्रॉपर तरीके से सन बाथ लेते हैं ना, लाइक उनको तरीक़ेकार पता होता है। हमारे यहाँ पर तो अगर किसी को कह दो विटामिन डी धूप से मिलता है तो आपकी वाली बात है कि वो 2 बजे जाके खड़े हो जाएंगे और धूप को, सन को देखना शुरू कर देंगे, विटामिन डी मिल रहा है। तो हर चीज़ का एक तरीक़ेकार होता है। और मेडिसिन्स भी हमारे यहाँ पर ये एक प्रैक्टिस है। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी हैं, अवेयर लोग भी हैं, मैं सबको क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगी, बट बहुत सारे लोगों के साथ मसला ये होता है कि एंटीबायोटिक्स जो होती हैं उसको भी इस्तेमाल इस तरह करते हैं कि एक दिन ली, फीवर ठीक हो गया, बस 2-3 दिन के लिए उसको छोड़ दिया, फिर उसके बाद जब दोबारा खुदा सी एंटीबायोटिक का यूज़ करना होता है तो वो रेजिस्टेंस बॉडी के अंदर क्रिएट कर जाते हैं। तो दवाइयाँ देखें ऐसी चीज़ें नहीं है जिससे आप लोग खेलेंगे, आप प्ले करेंगे। इसीलिए जो आपकी डेवलप कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पर मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिलती ही नहीं है। आप खुद से जाके अनटिल अनलेस वो OTC ड्रग ना हो, ओवर द काउंटर ड्रग्स ना हो, अदरवाइज आपको ये एंटीबायोटिक्स या और दवाइयाँ जो है ना वो नहीं मिल रही होती। डॉक्टर साहब ठीक कह रही हूँ मैं? ऑफ द शेल्फ मेडिसिन वो तो एक चले हैं, पैनाडोल है या जो अवेलेबल होती हैं सारी दुनिया में मिल जाती हैं। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिसके लिए आपको, कुछ क्या बल्कि ज़्यादातर मेडिसिन ऐसी हैं जिनके लिए आपको प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड है, और कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो आप, इट्स अ क्राइम टू किसी पेशेंट को देना विदाउट अ प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन। इस तरह है। अच्छा, अब ये तो हम बात कर रहे हैं दवाइयों की जो हम यूज होती है ना। अब ये तो मेडिकल की फार्माकोलॉजिकल, अब ये जो हकीम हजरात दवाई इस्तेमाल करते हैं वो तो माशाल्लाह एक अलग ही टॉपिक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम जो डोर टू डोर मेडिसिन के, भाई आंटी जो मेरे पड़ोस में उन्होंने ले ली तो मैं अपनी अम्मी को दे दूँ, इस तरह। तो ऐसा एक इंसिडेंट मैंने देखा जो मैं शेयर करना चाहूँगा कि एक खातून ने दवाई ली किसी हकीम से, उनकी पड़ोसन ने घुटनों के दर्द के लिए एडवाइस ली कि मैंने लिए, आप भी ले लें तो आप ठीक हो जाएंगी। उन्होंने ली, उनको फिर इतना सीवियर रिएक्शन हुआ, स्टीव जॉनसन सिंड्रोम हो गया, हॉस्पिटल में वेंट पे चली गई, इवेंचुअली शी एक्सपायर्ड। तो खुदारा आप इस तरह बगैर किसी उसके एडवाइस के, प्रॉपर तरीक़ेकार के मेडिसिन ना लें इस तरह,
या आपके लिए छोटे प्रॉब्लम से बड़े प्रॉब्लम एंड कर सकती ओके है। और जो ड्रग्स होती हैं उनका एंड किडनी और लीवर में होता है, तो हमारे यहाँ पर जो ज़्यादातर ओवरबर्डन हो रहे हैं हम लीवर की बीमारियों से, किडनी की बीमारियों से, वो इसी वजह से हो रहे होते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से में दवाइयों का इस्तेमाल इतना बढ़ा चुके होते हैं, क्योंकि जाके आपने आपके जिस्म में ही उसने एब्जॉर्ब होना है ना। एक ऐसी चीज़ है जो केमिकली बनी है, नेचुरली नहीं बनी है, और आप अगर वो बॉडी में एक्सेसिवली यूज़ करते हैं तो वो आपको जाहिर सी बात है नुकसान देगी, डेफिनेटली। और जब तक आपको ज़रूरत ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं आपसे अपने लिए भी सवाल पूछूंगी, अपने व्यूवर्स के लिए भी पूछूंगी कि वाइटामिन्स, मेरा थोड़ा रूटीन काफ़ी हेक्टिक रहता है, तो मैं बैलेंस डाइट नहीं ले पा रही होती हूँ, तो मैं मल्टीविटामिन्स ले रही होती हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ कि एक मल्टीविटामिन दिन में एक ले लिया, तो क्या इसका भी लॉन्ग टर्म में कोई साइड इफ़ेक्ट होगा या क्या होना चाहिए? मल्टीविटामिन ले सकती हैं आप। Okay. इसके लिए कोई आपको, देखिए वो एक सप्लीमेंट है, इट्स नॉट लाइक एन एंटीबायोटिक और कोई ऐसी जिसमें स्पेसिफिक डोज स्पेसिफिक टाइम के लिए हो। मल्टीविटामिन आप ले सकती हैं। Okay. आई अंडरस्टैंड कि आजकल की जैसे रूटीन है तो यस, ज़्यादातर और लोग ले बीइंग रहे अ होते हैं। डॉक्टर तो वैसे भी आपको ये फील हो रहा होता है ना कि आपके अंदर B12 की कमी ना हो जाए, आपके अंदर विटामिन C की कमी ना हो जाए, आपके बाल ना गिरना शुरू हो जाए, तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मैं एक चीज़ आपको कहूँगा, बीइंग अ डॉक्टर यू विल फाइंड वेरी फ्यू डॉक्टर्स जो आपको ये कहें कि आप इस तरह दवाई ना लें। मतलब मैं इस चीज़ को डिफेंड नहीं कर रहा कि आप, अब मैं ये कह नहीं रहा आपसे कि आप जाएं अभी जाएं विटामिन डी ले लें और ये कर लें। मैं तो आपको दवाई से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप नेचुरल जो आपकी चीज़ें हैं वो यूज़ करें। दवाई क्यों लें, क्यों दवाई पे अपने आप को लाएं? अगर हम आज की बात कर रहे हैं, लेट्स गो, सपोज वी गो लाइक 40-50 ईयर्स बैक, तो मतलब अगर हम, क्या लोग फिट नहीं होते थे? क्या वो हमारे बड़े बूढ़े ये कहते थे कि मुझे आज वो ज़्यादा ये विटामिन दे जो है दो, ये फिट होते कैल्शियम दे थे, दो? बिल्कुल सही कह रहे हैं 80-90 आप। साल तक लोग चलते फिरते थे। आज तो 40 साल का बंदा बैठ जाता है कि यार मेरे वो साथ क्या सारा प्रॉब्लम डॉक्टर साहब हमारी देखिए ना, लाइफ की जो एक्टिविटीज़ है ना, वो हमने सबसे पहले तो ये टीवी के साथ रिमोट कंट्रोल आ गया। आप बैठ के घंटों तक जो टीवी देखते हैं तो वो एक ही पोजीशन में, एक ही पोस्चर में, सबसे पहले ही बड़ी बात। फिर आपकी हर चीज़ ऑनलाइन हो गई, तो आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कम से कम, तो आपकी जब फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है तो जाहिर सी बात है आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, आपकी जो एजिंग है वो जल्दी हो रही है। और वैसे भी हमारा एक्सरसाइज का तो यहाँ पर रुझान है भी नहीं कि हम कभी, हमारे पास सबसे बड़ा बहाना ये होता है, हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं ना उनके पास भी एक बहाना होता है, या टाइम कहाँ मिलता है हमें एक्सरसाइज करने बिल्कुल का। फलक, मैं आपसी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये सारी चीज़ें हैं हमारी सोसाइटी में, बट वी नीड टू चेंज थिंग्स। हमें एटलीस्ट अपने हिसाब से एक मैसेज दे सकते हैं, बोल सकते हैं यार ये आप कर लें, इस तरह आपके लिए बेनिफिशियल है। डॉक्टर साहब, आप कितने मिनट्स के लिए एक्सरसाइज करते हैं दिन में? हमारा काम ही एक्सरसाइज है माशाल्लाह। अगर आप रिसर्च करें तो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स आर गुड एथलीट्स एज वेल। इस पर रिसर्च है, क्योंकि हमारा काम ज़्यादातर फिजिकल एक्टिविटी है, और प्लेट्स, रॉड्स, हैमर्स, ड्रिल्स, सॉ, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। तो आई मीन हमें कोई, मैं नहीं समझता, ज़रूरत तो है, लेकिन आई मीन आपके सामने एक ऑर्थोपेडिक सर्जन बैठा हुआ है। हमारे यहाँ पर बहुत सारी खवातीन थोड़ी पर्दा भी करती हैं, घरों में भी रह रही होती हैं बेचारियाँ, थोड़ा मसला होता है उनको निकलने में, जिम्स भी बहुत दूर दूर बने हैं या फिर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो घर में हल्की फुल्की सी एक्सरसाइजेस क्या कर सकती हैं वो? आप जिम नहीं जा सकती, एक थ्रेडमिल ले लें, आप घर में थ्रेडमिल कर लें। ओके, वो ट्रेडमिल भी तो हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता ना। एक ऑप्शन बता रहा हूँ आप। ओके, ठीक है, तो अब ये तो आपको अपनी चीज़ें खुद सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी, हर किसी का अलग से। बिल्कुल। आप मतलब हल्का फुल्का योगा कर लिया, प्लैंक कर लिया, या फिर यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो कर सकती हैं, बट उसमें भी थोड़ा ये मसला आता है कि अगर किसी को नी में मसला है तो कुछ एक्सरसाइजेज प्रोहिबिटेड होती हैं उसमें, मतलब आपको एक बार एक्सपर्ट ओपिनियन ज़रूर ले लेना चाहिए। अगर आपकी नी में मसला है, जॉइंट में कहीं मसला, यानी कि शोल्डर में मसला है, तो एक बार फिजियोथेरेपिस्ट से, ऑर्थोपेडिक से सजेशन ले लेना चाहिए ना। बिल्कुल ले लें, वी आर मोर देन वेलकम। आप आएँ हमारे पास, हम बैठें आपको सजेशन देने के लिए। ओके, सो एक्सरसाइजेस के लिए भी आप बेशक करें, घर में कर सकते हैं, पर उसके लिए एक बार आप ओपिनियन ले लें, एक बार आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछ लें, क्योंकि अगर आप किसी भी मसल पर, किसी भी जॉइंट पर एक्सेसिवली बर्डन देंगे जो वीक है ऑलरेडी, तो वो थोड़ा ट्रॉमा करता है। डॉक्टर साहब, क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर नी में कोई मसला है, किसी को हल्का फुल्का है, यानी स्टेज 1 का है, उसके बाद वो एक्सरसाइज कर रहा है, उस पर प्रेशर दे रहा है, उस पर लोड दे रहा है, तो क्या मसला हो सकता है?
एक तो नी जो है कॉम्प्लेक्स जॉइंट है, इट इज़ समथिंग कॉम्प्लेक्स। वो सिर्फ अगर हम एक्सरे में देखते हैं कि यार एक हड्डी ऊपर नज़र आ रही है नीचे, इस तरह नहीं है। उसमें आपके लिगामेंट्स भी हैं, आपके कुशन्स भी हैं, और कुछ लिगामेंट्स का काम होता है रान की हड्डी को टांग की हड्डी के साथ रोक के रखना। कुछ लिगामेंट्स का काम होता है कि आपकी टांग बाहर की तरफ या अंदर की तरफ ना मुड़ जाए। तो इस तरह है। उसके फिर उसके ऊपर मसल्स होते हैं जो उसको चलाते हैं। इसीलिए हम आपको ये रिकमेंड करते हैं स्टेज 1 ऑफ ट्रीटमेंट में कि आप मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करें, ताकि आपकी टांग के मसल्स आगे के पीछे के स्ट्रांग हो, तो आपकी जॉइंट पे लोड कम पड़े। तो इस तरह चीज़ें हैं। उसके बाद आपने स्टेज 1 इम्पैक्ट स्पोर्ट्स जो होते हैं, ख़ास तरह ये ऐसी चीज़ें, जैसे मैं से फॉर एग्जांपल स्क्वॉश का प्लेयर हूँ, या मतलब इस तरह की चीज़ें हैं जो मेरी नी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो आपकी डीजेनरेटिव चेंजेस ज़्यादा अर्ली कंपैरेटिव टू नॉन इम्पैक्ट स्पोर्ट्स के ला सकता है। यानी वो स्पोर्ट्स जो जैसे जिसमें आपकी ये वाली हड्डी इस वाली हड्डी से ज़्यादा टकरा रही है, उसमें ज़्यादा चांस होता है कि जैसे बास्केटबॉल हो गया इस तरह, तो आपकी नी में आर्थराइटिस थोड़ा पहले हो जाए कंपैरेटिव टू उस बंदे के जिसके इम्पैक्ट स्पोर्ट्स में नहीं। ओके। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी कुछ होते हैं, उसमें भी हो सकता है आर्थराइटिस? जी बिल्कुल। जैसे से फॉर एग्जांपल हम गठिया कहें, उर्दू में आई थिंक गठिया बोलते हैं, रेमेटॉइड आर्थराइटिस हम उसको अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं। वो ऑस्टियोआर्थराइटिस के बाद एक लीडिंग एक बड़ा रीज़न है जोड़ों में आर्थराइटिस का तकलीफ हो, इस प्रॉब्लम का। इन दोनों में चीज़ें डिफरेंट हैं कुछ। अच्छा। जैसे कि आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गठिया, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। उनकी मरीज़ किस तरह प्रेजेंट करता है, किस शिकायत के साथ आता है, उसका ट्रीटमेंट भी थोड़ा डिफरेंट होता है। तो उसमें अच्छा, जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें आपका डाइट का या इनहेरिटेंस का इसका रोल नहीं होता? वो बॉडी के अंदर किसी जो है वो केमिकल चेंज की वजह से होगा? इनहेरिटेंस का रोल है। अच्छा, इनहेरिटेंस, लेकिन डाइट का रोल नहीं है। मतलब नहीं तो मेरी नॉलेज में नहीं है कि डाइट का। ओके, डाइट का इतना नहीं है कि ज़्यादातर आपका अगर इनहेरिटेंस का होगा या फिर कोई केमिकल बॉडी के अंदर चेंज हो गया तो उसकी वजह से हो सकता है। इसमें बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं जो कि जैसे आपकी बॉडी में इंटरेक्ट करते हैं। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो वो एक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होता है, वो आपकी जॉइंट्स में बाकी टिश्यूज में डिपॉजिट होता है, वो रिएक्शन कॉज करता है। इसका कोई ट्रीटमेंट होता है डॉक्टर साहब आर्थराइटिस का? रूमेटॉइड आर्थराइटिस का हम कहें कि रूट लेवल से कि बिल्कुल ख़त्म हो जाए, या किसी की फैमिली में अगर है तो वो शुरू ही ना हो, हम पहले उसका ऐसा इलाज कर दें, ऐसा नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड बिल्कुल इसमें ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ, वो जो दवाइयाँ दे के आप उस प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं, इतना कि से फॉर एग्जांपल अगर 5 साल में एक चीज़ डेवलप हो रही है तो यू कैन ड्रैग ऑन टू लाइक 10-15 ईयर्स, 20 ईयर्स, इवन मोर देन दैट। तो वो एक उस प्रोसेस को, उस चीज़ को आप स्लो डाउन कर सकते हैं। अच्छा, प्रोसेस को हम स्लो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बट जो है उसको तो रूट से, क्योंकि आर्थराइटिस का इशू तो हमारे यहाँ पर तकरीबन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि मौजूद होता है और उनको रीज़न भी नहीं मालूम होता। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं होता। आपके बॉडी के अंदर कोई भी केमिकल चेंज हो गया या फिर आपकी इनहेरिटेंस के अंदर, विरासत के अंदर ये प्रॉब्लम है तो आपको आर्थराइटिस हो सकता है। और आर्थराइटिस जो होता है रूट्स लेवल से, यानी कि बिल्कुल नहीं ख़त्म कर सकते पर इसको स्लो डाउन कर सकते हैं। रूमेटॉइड गठिया को ओके, सो हम इसको स्लो डाउन कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको जो है बड़ा फोकसिंग ट्रीटमेंट करना होता है जी बिल्कुल। इसके लिए हम तो मेडिसिन देते हैं आपको, लेकिन हम पेशेंट को रेमेटोलॉजिस्ट, एक स्पेशलिटी है, उसके पास रेफ़र करते हैं। वो एक पूरा प्लान बनाते हैं, फॉलोअप रखते हैं, उनका फाइल बनाते हैं, भाई ये मुझे आज अब ये दवाई दी, अब मुझे ये दवाई दी। डिमार्ट्स, डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट्स वो यूज़ करते हैं। एक्सीलेंट, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सब बातें जो आप कर रहे हैं ना, ज़रा ये हमारे व्यूवर्स को और थोड़ा ये जो स्पेशलिटीज़ है ना उसके बारे में बताइएगा कि ऑर्थोपेडिक सर्जन की स्पेशलिटी क्या होती है, फिजिशियंस क्या किस तरीके से होते हैं, रोमेटोलॉजिस्ट क्या होते हैं। क्योंकि ये भी बड़ा मसला होता है कि यंग लोग हमारे पास आ जाते हैं आर्थराइटिस के इशूज़ के साथ और फिर उनको पता नहीं होता कि हमें किस डॉक्टर के पास जाना है। जब अगर हम पीछे चले जाएं तो पहले होता था यार एक फिजिशियन है, एक सर्जन है, फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ग्रो हुई, एक जनरल सर्जन है, एक जनरल फिजिशियन है, फिर और चीज़ें हुई। अब एक जनरल सर्जन की बात करें तो आजकल एज सच कोई जनरल सर्जन नहीं है। आज हो गया कि थायराइड स्पेशलिस्ट है,
ये जी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का सर्जन है, यानी ये पित्ते का पेट काम, के और जिगर का हाँ। काम और आंतों का काम ज़्यादा अच्छा करता है। तो इस तरह चीज़ें डिवाइड हो गई। ओके इसी तरह ऑर्थोपेडिक्स में भी हम डिवाइड कर लें तो ये जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन है, यानी ऑर्थोपेडिक सर्जन तो है कि बाकी चीज़ें कर सकता है, Sports लेकिन medicine का हाँ, सर्जन है। तो ये जॉइंट पे ज़्यादा मेरे आई वुड से मैं कहूँगा कि ये मेरी जो सुपर स्पेशलिटी है, जो मेरी एक्सपर्टीज़ है, जिसमें आपको मैं ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सकता हूँ, जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गई। या ट्रामा सर्जन है, सिर्फ जिस तरह मैं ट्रामा सर्जन हूँ, मैं कहूँगा जी फ्रैक्चर हो जाए, यू आर मोर देन वेलकम, मतलब अल्लाह ना करे आपको हो, लेकिन एग्जाम्पल बिल्कुल। इसी तरह। तो स्पोर्ट्स मेडिसिन जी, ये जी। भी एक ऑर्थोपेडिक की कैटेगरी, एक जी, जी। क्लास है। इसके अलावा जो बच्चों की जब नॉर्मलिटी होती है, या पैदाइशी pediatrician। टेढ़ापन, उसके लिए आपको पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन की ज़रूरत पड़ती है। वो एक बहुत कम लोग हैं हमारे पास। अच्छा, ट्यूमर के लिए भी ट्यूमर अलग के लिए आपको ऑन्कोलॉजिस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह excellent। बहुत सारी चीजें हैं, और फिर वो variations आपके हैं। एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे डेवलप डॉक्टर करता साहब है। बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। हमारे व्यूवर्स को शॉर्ट सा मैसेज दे दिएगा रिगार्डिंग योर स्पेशलिटी। मेरी स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक ट्रामा सर्विसेज है और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्विसेज। ओके अगर ऑर्थोपेडिक्स की बात करें, एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू। मैं तो यही बात कहूँगा कि आपको कभी मेरी ज़रूरत ना पड़े, बट इफ़ एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू, आप उसे बल्कि इनफैक्ट आपके तवज्जुह से अगर मेरी मतलब मीन्स हमारे चैनल के तवासे से डॉक्टर जी, जी। साहब से अगर कोई जाए और कोई ट्रीटमेंट ले तो वो बिल्कुल आ उसको सकते हैं, मुझसे आप स्पेशल information प्रोटोकॉल discuss- देंगे। हाँ बिल्कुल देंगे, आपके लिए बिल्कुल देंगे। ओके डॉक्टर तो- साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाए, एंड आई होप सो कि हमने आपको जॉइंट से रिलेटेड मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की। अपनी मेज़बान फलक कादिर को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।